तो यही चीज़ एक ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड करती है, यही चीज़ एक ऐसा फैक्टर बिल्ड करती है कि फीचर कम होने के बावजूद भी लोग इसे कंसिडर करते हैं। टोयोटा की कार्स के लिए ना बेसिकली 49,000 ले लो या 50,000 ले लो या 1 लाख किलोमीटर ले लो, और कुछ कार्स के लिए तो 2 लाख किलोमीटर भी ले लो। ये जो किलोमीटर रनिंग है ये बेसिकली एक वार्म अप है। ये है टोयोटा की फॉर्च्यूनर लीजेंडर का 4x2 वर्जन। इस फॉर्च्यूनर लेजेंडर को मैंने अभी तक नियरली 600 किलोमीटर ड्राइव कर लिया है, और मैं इस लेजेंडर को दिल्ली से ऑल द वे टू उत्तराखंड अपने होम टाउन लेके आ गया हूं। और इसे ऑलमोस्ट 600 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद मैंने एक चीज नोटिस की कि फीचर्स ये आपको अपने सेगमेंट में सबसे ज्यादा नहीं देती, स्पेस ये अपने सेगमेंट में आपको सबसे ज्यादा नहीं देती, फिर ये आखिरकार इंडियंस की पसंदीदा कार्स में से एक कैसे है। यही चीज आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाई इंडियन लव्स फॉर्च्यूनर। अब एक और चीज जो कि इसे रेगुलर फॉर्च्यूनर से थोड़ा सा डिफरेंट बना देती है वो ये है कि इसमें आपके पास मैनुअल ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलता ही नहीं है। इसमें आपके पास सिर्फ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ही ऑप्शन मिलेगा 6 स्पीड का, जो कि आपको 4x2 और 4x4 कॉन्फ़िगरेशन के साथ मिलता है। रेगुलर फॉर्च्यूनर के कंपैरिजन में लीजेंडर जो है वो थोड़ा सा ज्यादा स्पोर्टियर आपको लगती है। फ्रंट प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पे आपके पास ऑल एलईडी हेडलैम्प्स का सेटअप मिल जाता है। नीचे फॉग लैम्प्स देखेंगे, ये भी एलईडी की फॉर्म में। टोयोटा का मैसिव लोगो और ग्रिल जो है वो आप देख सकते हैं, काफी ज्यादा स्पोर्टियर लगती है। और कीज आपको कुछ ऐसी मिलती है लेजेंडर की, लॉक बटन, अनलॉक बटन, और ये है बूट एक्सेस करने का बटन। ये टोयोटा का लोगो आपको मिल जाता है यहाँ पे। और ये जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाला वर्जन है ये प्रोड्यूस करता है नियरली 500 न्यूटन मीटर्स ऑफ पीक टॉर्क, जो कि काफी ज्यादा है और अपने सेगमेंट में सबसे ज्यादा पावरफुल एसयूवी अभी तक फॉर्च्यूनर है। लेकिन अगर बात करें प्राइस की तो इसका जो ऑन रोड प्राइस है वो है 52 लाख रुपीज दिल्ली रीजन के लिए। लेकिन आप ये चीज सोच सकते हैं कि 52 लाख रुपीज जो अमाउंट है वो बहुत ही ज्यादा है, और जिस अमाउंट पे ये गाड़ी आती है उसके हिसाब से इसमें जो फीचर्स आपको मिलते हैं वो बहुत ज्यादा नहीं मिलते। यही चीज मैंने भी आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताई थी, लेकिन साथ ही साथ ये भी बताया था कि ये सब चीजें ना होने के बाद भी ये जो कार है वो इंडियंस की पसंदीदा एसयूवीज में से एक है। सबसे पहले मेजॉरिटी जो इंडियंस इसे पसंद करते हैं वो करते हैं इसकी परफॉर्मेंस की वजह से, यानी कि इसके इंजन की वजह से। तो क्विकली उसी पे बात कर लेते हैं। पहले 2.8 लीटर का टर्बोचार्ज डीजल इंजन यहाँ पे आपके पास मिल जाता है। ये जो इंजन है टोयोटा का ये बहुत ही ज्यादा रिलायबल इंजन है। अभी पर्टिकुलरली जो कार है वो मैंने ड्राइव कर ली है 600 किलोमीटर, लेकिन ये जो कार है वो टोटल ओडोमीटर में जो आपको किलोमीटर शो कर रही है वो कर रही है समवेयर अराउंड 48,000 से 49,000 के बीच में। अब ये जो किलोमीटर वाला रनिंग है ना, ये टोयोटा की कार्स के लिए बहुत ही कम है। मतलब कि 48,000 50,000 का जो आसपास का फिगर है ना, ये टोयोटा मानता ही नहीं है कुछ भी। यानी कि इनकी जो कार है वो एवरेज 2 से 3 लाख किलोमीटर आराम से आपको चलती हुई दिख जाएगी, चाहे वो बात कर ले इनोवा की, चाहे वो बात कर ले फॉर्च्यूनर की। इनफैक्ट कुछ फॉर्च्यूनर और कुछ टोयोटा इनोवा आपने ऐसी भी देखी होगी जो कि 5 से 10 लाख किलोमीटर तक भी चल जाती है, और तब भी उनकी जो रीसेल वैल्यू है वो बहुत ही ज्यादा रहती है बाकी कार्स के कंपैरिजन में। और साथ ही साथ जो ट्रस्ट फैक्टर है वो भी बहुत ही ज्यादा रहता है। इस वजह से टोयोटा के बेसिकली जो इंजन है उन्हें काफी ज्यादा रिलायबल माना जाता है। फ्रंट प्रोफाइल आपने चेकआउट कर ली। अब साइड प्रोफाइल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास मैसिव 18 इंचेस के अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। मशीन कट अलॉय व्हील्स है, बहुत ही ज्यादा अच्छे लगते हैं देखने में। तो इसकी जो लेंथ है, विड्थ है और हाइट है वो इनोवा से ज्यादा है। लेकिन अगर बात करें व्हील बेस की तो इनोवा का जो व्हील बेस है वो इससे ज्यादा है। तो इस वजह से इनोवा में स्पेस और प्रैक्टिकलिटी आपको फॉर्च्यूनर के कंपैरिजन में ज्यादा मिल जाती है। लेट मी शो यू द इंटीरियर्स। यहाँ पे आपके पास रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है, और ये आप देख सकते हैं इंटीरियर जो है बहुत ज्यादा यहाँ पे अट्रैक्टिव नहीं मिलते, बहुत ही ज्यादा मिनिमलिस्टिक डिजाइन आपके पास मिल जाता है। ये आप देख सकते हैं अपॉल्स्ट्री आपको थोड़ी सी डिफरेंट टाइप की मिल जाती है लेजेंडर में। और इनफैक्ट इंटीरियर में अगर फीचर्स की बात करूं तो फीचर्स भी यहाँ पे आपके पास बहुत ज्यादा नहीं मिलते। ये आपके पास एक फुट स्टेपर मिल जाता है, इसमें आपको ऐसे अपने फीट को रखना है और यहाँ से आप इसे ग्रैब हैंडल को पकड़ के कुछ ऐसे आप कार में एंटर कर सकते हैं। यहाँ से कार का इंटीरियर चेकआउट करते हैं तो 8 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको मिल जाएगा, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है, वेंटिलेटेड सीट्स मिल जाती है, वायरलेस चार्जिंग की फैसिलिटी मिल जाती है, 7 एयरबैग्स आपको मिल जाते हैं, 6 स्पीड का 80 ट्रांसमिशन के साथ आपके पास यहाँ पे पैडल शिफ्टर्स भी मिल जाते हैं। और लेकिन यहाँ पे ये जो कार है वो लीडर ऑन फ्रेम कंस्ट्रक्शन पे बेस्ड है, उसी के साथ इसे आप एक प्योर एसयूवी कंसिडर कर सकते हैं। ऑल्दो ये जो मेरे पास पर्टिकुलर वेरिएंट है ये है 4x2 वाला वेरिएंट, आपके पास 4x4 वाला वेरिएंट भी अवेलेबल है लीजेंडर की फॉर्म में। लेकिन यहाँ पे मैं आपको इसका रियर सीट कंफर्ट दिखा देता हूँ।
रियर सीट कंफर्ट को अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो लेग रूम आपके पास अच्छा खासा मिल जाता है। शोल्डर रूम की बात करें तो 3 पैसेंजर यहाँ पे आराम से बैठ जाते हैं। ये जो 600 किलोमीटर्स की ट्रिप है ये बेसिकली मैंने अपनी फैमिली के साथ की है और यहाँ पे आराम से मेरी फैमिली जो है वो कंफर्टेबली इसके रियर सीट में बैठी थी और यहाँ पे लेग रूम आपको काफी अच्छा खासा मिल जाता है। ऑल्दो हेडरूम की बात करें तो ये मिडिल वाला पैसेंजर है उसके लिए यहाँ पे हेडरूम थोड़ा सा आपको कम फील होगा, बट स्टिल जो इसकी रियर सीट है वो डिसेंट स्पेस और कंफर्ट आपको ऑफर करती है। लेकिन बात आती है कि क्या 52 लाख रुपीज ऑन रोड प्राइस में क्या इसकी रियर सीट कंफर्ट को आप इसके राइवल से कंपेयर कर सकते हैं, जैसे कि एमजी ग्लॉस्टर से। तो इसका जो रियर सीट कैबिन है वो आपको ग्लॉस्टर के कंपैरिजन में थोड़ा सा क्रैम्प टाइप का फील होगा। जितनी गाड़ी की विड्थ है बाहर से देखने में उतना यहाँ पे स्पेस आपको देखने को नहीं मिलता है और यहाँ पे आपके पास चार्जिंग के लिए सॉल्यूशन दिए गए हैं, लेकिन ये जो चार्जिंग के लिए सॉल्यूशन है ये आपको टाइप सी की पोर्ट में नहीं दिए गए हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको हुक भी मिल जाते हैं 2। रियर से अगर फ्रंट का कैबिन देखेंगे तो काफी ज्यादा अच्छा लगता है देखने में, नीट एंड क्लीन डिजाइन है, बट अगेन वही चीज कहूंगा कि मिनिमलिस्टिक डिजाइन है। बहुत ज्यादा यहाँ पे उन लोगों को ये फीचर लोडेड नहीं लगने वाला है जो कि टेक सेवी लोग हैं, मतलब कि वो चाहते हैं कि हमारी कार में सब कुछ A to Z इलेक्ट्रॉनिक्स मिले, तो वो चीज यहाँ पे आपके पास अवेलेबल नहीं है। अच्छा, आप बात करते हैं इसकी रियर प्रोफाइल की, तो यहाँ पे आपके पास LED टेल लैंप्स का सेटअप मिल जाता है। बीच में फॉर्च्यूनर की मैसिव सी ब्रांडिंग की गई है, ये लेजेंडर की ब्रांडिंग आपको मिल जाती है और आपको एक रिवर्स पार्किंग कैमरा मिल जाता है जिसकी क्वालिटी जो है वो डिसेंट है। बूट स्पेस में आपको एक बार इसका चेकआउट करा देता हूँ। ये 2 सीट्स है, बेसिकली इन्हें हमने अनफोल्ड नहीं किया है, इन्हें बेसिकली हमने फोल्ड करके रखा है यहाँ पे, जिसकी वजह से यहाँ पे हमारे पास जो बूट स्पेस है वो काफी ज्यादा अच्छा मिल जाता है और लॉन्ग जर्नी पे अगर आप इसे लेके जाते हैं तो परफेक्टली आप इसके बूट स्पेस को यूटिलाइज कर सकते हैं। हम स्पेयर व्हील देखेंगे तो नीचे की साइड आपको मिल जाता है और लेडर ऑन फ्रेम कंस्ट्रक्शन पे बेस्ड है एसयूवी, इस वजह से यहाँ पे आपके पास जो ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज मिल जाती है वो काफी ज्यादा कमाल की है। पर्टिकुलरली वाला जो 4x2 वर्जन है इससे भी आप अच्छी खासी ऑफ रोडिंग कर सकते हैं, ऑल्दो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल की ऑफ रोडिंग आप इससे नहीं कर पाएंगे। तो इसका वॉकअराउंड तो मैंने आपको दिखा दिया। एक काम करते हैं, क्विकली से ड्राइव पे लेके चलते हैं, थोड़ा बहुत हिली रोड्स पे से ड्राइव करते हैं और देखते हैं कि इसके ड्राइविंग डायनेमिक्स कैसे हैं और पर्टिकुलरली इसका जो इंजन ऑप्शन है ये कैसा आपको मिल जाता है। अब इंटीरियर अगर आप एक बार इसका चेकआउट करेंगे या डैशबोर्ड का लेआउट अगर आप इसका चेकआउट करेंगे तो आप ये चीज नोटिस करेंगे कि गाड़ी की जो विड्थ है वो बाहर से देखने में तो बहुत ज्यादा लगती है, लेकिन जब कार के आप अंदर बैठते हैं तो आपको ये चीज पता चलती है कि कार में स्पेस उतना नहीं है जितना कि आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। मतलब कि ऐसा नहीं है कि आपको इनकन्वीनियंस फील होगी लॉन्ग ड्राइव पे या कंफर्ट फील नहीं होगा, कंफर्ट आपको फील होगा, लेकिन हाँ उतना रूमी कैबिन आपको नहीं मिलेगा जितनी की गाड़ी की आपको विड्थ लगती है। ना 360 डिग्री कैमरा मिलता, ना एडास के फीचर्स मिल जाते, ना ही पैनोरामिक सनरूफ आपको मिलती, फिर भी इसका जो ऑन रोड प्राइस है वो है 53 लाख रुपीज। अगर आप इसका भी ओडोमीटर चेकआउट करेंगे तो 49,000 किलोमीटर ये अभी तक चल चुकी है। अब टोयोटा की कार्स के लिए ना बेसिकली 49,000 ले लो या 50,000 ले लो या 1 लाख किलोमीटर ले लो और कुछ कार्स के लिए तो 2 लाख किलोमीटर भी ले लो, ये जो किलोमीटर रनिंग है ये बेसिकली एक वार्म अप है। वार्म अप मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि टोयोटा की जो कार्स है वो लाखों किलोमीटर चल जाती है, मतलब कि 2 लाख किलोमीटर 3 लाख किलोमीटर तो इनका एवरेज है। इनफैक्ट अभी इसका एग्जांपल ले लेते हैं, 50,000 किलोमीटर में अगर एक बार को हटा देते हैं टोयोटा ब्रांड को, कोई और कार ले लेते हैं तो 59,000 किलोमीटर में भी इतने बड़े साइज की एसयूवी कभी कभी कुछ ऐसा फील करा देती है मैं कि हाँ यार गाड़ी पुरानी हो गई। बट यहाँ पे ना मुझे ऐसा फील आ रहा है बिल्कुल ही कि ये जो कार है वो बिल्कुल ही ब्रांड न्यू है और बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है इसे ड्राइव करके। ऑल्दो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये जो कार है वो बेसिकली लेडर ऑन फ्रेम कंस्ट्रक्शन पे बेस्ड है, इस वजह से आपको उतना कंफर्ट यहाँ पे नहीं मिलने वाला इसकी राइड में जितना कि आप एक ज्यादातर एक मोनोको कंस्ट्रक्शन वाली कार से एक्सपेक्ट करते हैं। स्पेशली इन टाइप के टेरेंस से निकलती है और हिली एरिया से निकलती है तो हल्का सा ऐसा लगता है कि बॉडी रोल ज्यादा आ रहा है या बाउंस हो रही है गाड़ी। तो अब यहाँ से थोड़ा सा ऐसे ओवरटेक करते हैं। अच्छा, गियर बॉक्स की बात करें तो यहाँ पे मेरे पास ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाला वर्जन है। बेसिकली लेजेंडर में ना आपके पास सिर्फ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन आता है, मैनुअल का नहीं आता। अगर आपको मैनुअल चाहिए तो आप फॉर्च्यूनर को कंसिडर कर सकते हैं, बेसिकली जो रेगुलर फॉर्च्यूनर है, और लेजेंडर जो है वो आपको ऑटोमेटिक के साथ मिलेगी, वो भी मिलेगी 500 न्यूटन मीटर्स के पीक टॉर्क के साथ। तो यहाँ पे जो आपको इंजन मिलता है वो मिल जाता है 2.8 लीटर का, यानी कि 2800 सीसी का। तो माइलेज की बात करूँ ना तो माइलेज में आप इस कार से बहुत ज्यादा माइलेज एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। सिटी में अगर मैं बात करूँ तो ये जो कार है वो आपको सिंगल फिगर में ज्यादातर माइलेज देगी और जो माइलेज रहेगी इसकी वो रहेगी 8 से 9 किलोमीटर पर लीटर तक की। बहुत रेयर केस में ऐसा होगा कि सिटी में आपकी कार 10 किलोमीटर को टच कर रही है। बाकी जो हाईवे है उसमें भी आपके पास जो माइलेज होने वाली है मैक्स टू मैक्स वो 12 किलोमीटर पर लीटर तक की मिलेगी, जो मैंने पूरा इस लॉन्ग जर्नी पे ऑब्जर्व किया है। हाँ, हिली एरियाज में तो आप समझ सकते हैं कि आपको ज्यादा माइलेज मिलेगी नहीं। ऑब्वियसली ये जो कार है वो लीडर ऑन फ्रेम कंस्ट्रक्शन पे बेस्ड है, उतनी जबरदस्त राइड एंड हैंडलिंग इसकी नहीं होने वाली जैसे कि आपको दूसरी कार आजकल मोनोको कंस्ट्रक्शन वाली कार ऑफर कर रही है। बट इतना मजा आता है इसे ड्राइव करने में हिली एरिया में, क्योंकि यहाँ पे आपके पास ना एक ट्रू पावर मिलती है। ट्रू पावर कहने का मतलब ऑब्वियसली ये जो वेरिएंट है ये
एक 4x2 वेरिएंट है, 4x4 नहीं है, फिर भी इसकी जो ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज है वो बहुत ही जबरदस्त है। बट ओवरऑल जो आपको ड्राइव करने में मजा आएगा, और बेसिकली छोटे मोटे टेरेन से आप इसे 4x2 वर्जन को भी आराम से ड्राइव कर लेंगे। इसकी जो सीट हाइट है या राइड हाइट मैं कहूँ वो इतनी ज़्यादा है कि आपको ऐसा फील आएगा कि आप बहुत बड़े साइज़ के व्हीकल को ड्राइव करें, या कभी कभी ऐसा फील आएगा कि आप एक ऑलमोस्ट छोटे साइज़ के ट्रक को या ड्राइव करें, पिकअप ट्रक को बेसिकली। तो बड़ा मज़ा आता है इसे ड्राइव करने में, अलग ही एक एक्सपीरियंस है इसे ड्राइव करने का। और स्पेशली अगर इस टाइप के हिली एरिया में बात करें तो यहाँ पे तो बिल्कुल ही अलग ही फील आता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि हमें इसकी ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ का पता लगता है, हमें इसके स्टीयरिंग फीडबैक, हमें इसके ओवरऑल कंफर्ट का पता लगता है। और हमने जो ये 600 किलोमीटर्स की ऑलमोस्ट ट्रिप की है पूरी, इसमें फैमिली के साथ की थी मैंने ऑब्वियसली। बाकी हमारा जो लगेज था वो बहुत ही ज़्यादा था, मतलब कि बूट स्पेस जो है इसका वो ऑलमोस्ट ऑक्यूपाई किए हुए था हमारा लगेज। और स्पेस के रिगार्डिंग, प्रैक्टिकलिटी के रिगार्डिंग हमें किसी भी तरह की प्रॉब्लम फील नहीं हुई। और यहाँ पे मैं आपको मोड्स के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। कार में जो आपको बेसिकली मोड्स मिलते हैं वो मिल जाते हैं इको, नॉर्मल और स्पोर्ट मोड। मैं इको मोड पे अगर किसी कार को सेट कर देता हूँ और कार को जब ऑफ कर देता हूँ तो नेक्स्ट डे जब मैं कार ऑन करता हूँ तो वो जो कार है वो बाय डिफॉल्ट ना उस मोड पे ऑन होती है जिसपे वो बेस्ट वर्क करती है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे अगर मैंने इसे इको मोड पे सेट किया हुआ है तो ये इको मोड पे ही रहती है, मतलब कि मैं अगर इसको स्टार्ट भी करूंगा नेक्स्ट डे तब भी इको मोड पे ही रहेगी। बाय डिफॉल्ट इसका कोई ऐसा नहीं हो जाता कि हाँ ये बाय डिफॉल्ट कोई नॉर्मल मोड पे चली जाती है। तो अभी देख सकते हैं कार जो है वो अभी इको मोड पे है, और पर्टिकुलरली मैं इसे डी मोड पे ही ड्राइव कर रहा हूँ। अगर यहाँ से आप देखेंगे स्पोर्ट मोड मुझे अगर सेलेक्ट करना है तो मुझे ऐसे करना पड़ेगा, ये हो गया स्पोर्ट मोड सेलेक्ट। और मोड अगर मुझे चेंज करने हैं तो यहाँ पे आप नॉर्मल मोड देख सकते हैं, स्पोर्ट मोड देख सकते हैं। जैसे मैं नॉर्मल मोड पे लगाता हूँ इसे तो अब गाड़ी जो हो गई नॉर्मल मोड पे, और उसके बाद आता है इसका स्पोर्ट मोड। और स्पोर्ट मोड में जो इसकी परफॉर्मेंस है वो अल्टीमेट हो जाती है, थोड़ा सा एक्सेलरेशन आपको अच्छा खासा मिल जाता है। बेसिकली यहाँ पे थोड़ा सा हिली रोड है तो इस वजह से एक्सेलरेशन टाइमिंग हमें थोड़ा सा देख के चलना पड़ेगा। अब मैं एक्सेलरेट करता हूँ तो इंजन जो है वो थोड़ा सा वोकल हो जाता है, बट फिर स्टिल जो है इसका इंजन है बहुत ही ज़्यादा रिफाइंड है, मतलब वाइब्रेशन आपको फील नहीं होगी। दूसरा क्या है कि इन टोयोटा की कार्स को अगर आप कंसिडर करते हैं तो आपको जो सर्विस की क्वालिटी मिलती है वो अल्टीमेट है, अनबीटेबल है। मतलब कि जापानीज कंपनीज तो आपको वैसे भी सारी ही अच्छी क्वालिटीज़ ऑफर करती हैं, बट यहाँ पे ना टोयोटा की बात ही कुछ डिफरेंट है। 6 सिग्मा पे वर्क करती है ये कंपनी, और यही बहुत बड़ा रीज़न है कि 2-3 लाख किलोमीटर चलने के बाद भी ये जो कार है वो आराम से आपको इतनी ज़बरदस्त रिलायबल इंजन ऑफर करती है, रिलायबिलिटी ऑफर कर देती है कि गाड़ी आपकी किसी तरह की ख़राब नहीं होगी। और ख़राब होगी भी आपको ड्राइव करते वक्त ये माइंड में रहेगा कि हाँ यार ये गाड़ी जो है वो मुझे एटलीस्ट घर तक तो पहुंचा ही देगी बुरी से बुरी कंडीशन में भी। तो यही चीज़ एक ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड करती है, यही चीज़ एक ऐसा फैक्टर बिल्ड करती है कि फीचर कम होने के बावजूद भी लोग इसे कंसिडर करते हैं। हाँ कभी कभी ऐसा फील आता है कि यार कुछ एड ऑन इसमें फीचर होने चाहिए, स्पेशली अगर मैं पैनोरामिक सनरूफ 360 डिग्री कैमरा को एक बार को हटा देता हूँ तो यहाँ पे जैसे टाइप सी के पोर्ट्स आपको एक भी नहीं मिलते हैं। तो अगर आप आईफोन यूजर हैं तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी आईफोन चार्ज करने में, थोड़े फीचर एड ऑन करने की जरूरत है। और 360 डिग्री कैमरा भी हाँ उसमें से एक यूजफुल फीचर है, क्योंकि गाड़ी का जो साइज है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। बाकी प्लेन्स पे जब आप इसे ड्राइव करेंगे तो प्लेन्स पे तो क्या है ना, इसकी परफॉर्मेंस आपको अच्छी मिलने वाली है। हाईवे पे इसको बीट कर पाना और बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। बाकी इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, अगर हो सकेगा मैं आपके पास कभी और इन फ्यूचर हाईवे रिव्यू लेके आऊँगा, अगर आप कॉमेंट में मुझसे बोलेंगे। अभी बेसिकली हिली रिव्यू हो गया है थोड़ा सा, और मैं गाड़ी को ज़्यादा स्पीड में इसलिए ड्राइव नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कैमरा जो है बहुत ही ज़्यादा शेकी हो जाता है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आती है तो गाइस मेक श्योर वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।